This video is for educational purpose. Everything you will listen in this video is taken from internet or any book or any documentary which is available for public. अमेरिका एक समृद्ध देश है जो सालों से खुद को दूसरों से बेहतर कहता आया है और किसी भी सिचुएशन में सबसे आगे खड़ा रहता है। टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, कोई भी फील्ड हो, अमेरिका की गिनती हमेशा दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज़ में ही होती है। उनकी सुरक्षा एजेंसी FBI दुनिया में बेस्ट मानी जाती है। लेकिन क्राइम की बात करें, जहां FBI ने बड़े बड़े केसेस सुलझाए हैं, वहीं एक लंबी लिस्ट अनसुलझे केसेस की भी है, जहां FBI भी फेल हो गई और वो केसेस इतिहास बनकर रह गए। ऐसा ही अमेरिका का एक कुख्यात अनसुलझा केस है ब्लैक डहलिया मर्डर केस। अक्सर कातिल को ढूंढने में पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन ये केस ऐसा था जहां कई लोग खुद को कातिल बताते हुए पुलिस के पास पहुंचे थे। कई संदिग्ध पुलिस के सामने थे, कितने सबूत भी मिले, पर फिर भी पिछले 75 सालों में FBI इस केस का मुजरिम नहीं ढूंढ पाई और लॉस एंजलिस का ये केस आज भी यूं ही अनसुलझा है। आज की हमारी कहानी है अमेरिका के कैलिफोर्निया से। 15 जनवरी 1947 की तारीख थी। कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस शहर के लीमट पार्क में सुबह सुबह एक लेडी अपनी 3 साल की बेटी के साथ वॉक पर निकली थी। उस लेडी का नाम बेटी बर्सिंगर था। सड़क पर चलते हुए उसे अचानक एक झाड़ी के पास एक लड़की लेटी हुई दिखाई दी। उसे ये अजीब लगा, पर दूसरे ही पल उसने ये अंदाज़ा लगाया कि ये एक मैनिक्विन यानी पुतला है, क्योंकि वो पुतला 2 टुकड़ों में अलग अलग होकर ज़मीन पर पड़ा था। अब रिलैक्स होकर उन्होंने अपनी वॉक फिर से शुरू की, लेकिन जैसे ही वो इस मैनिक्विन के बिल्कुल पास पहुंचती है और उनकी नज़र इस पर पड़ती है, वो बुरी तरह से चीख पड़ती हैं और वापस भागने लगती हैं, क्योंकि दूर से जिसे वो पुतला समझ रही थी, वो बिना कपड़ों के एक लड़की की लाश थी। उसके शरीर का आधा हिस्सा बीच से कटा हुआ था, कमर तक का हिस्सा वहीं था, जबकि नीचे का बाकी हिस्सा वहीं दूसरी तरफ पड़ा था। जिसने भी उस लड़की को मारा था, उसने उसके शरीर को 2 हिस्सों में काट डाला था। इसलिए पहले उस लेडी को वहाँ मैनिक्विन होने का अंदाज़ा हुआ था। वो लेडी चीखती हुई वहाँ से भागी और उसने शोर मचाया। तब वहाँ लोग इकट्ठा होने शुरू हुए। सभी इस लाश को देखकर सकते में थे। पुलिस को कॉल की जाती है। लॉस एंजलिस पुलिस भी फौरन मौके पर पहुँच गई। पुलिस वालों ने भी जब इस लाश को देखा तो वो भी हैरान रह गए। वाकई वो लड़की एक पुतले जैसी ही लग रही थी। उसे कमर से बहुत ही सफाई से काटा गया था, लेकिन इसके बावजूद वहाँ आसपास कहीं भी खून का कोई निशान नहीं था। उसकी त्वचा पीली पड़ चुकी थी, जैसे काटने के बाद उसे नहलाया गया था। पेट से उसकी आंतें भी साफ कर दी गई थी। पुलिस ने यह भी अंदाज़ा लगाया कि उसे कहीं और कत्ल करके फिर यहाँ फेंका गया है। इसके अलावा उस लड़की के चेहरे पर भी एक बड़ा सा कट था। उसके मुंह को दोनों कानों तक चाकू से काटा गया था। ऐसे काटकर एक स्माइल उसके चेहरे पर बनाया गया था, जैसा कि क्लाउन के चेहरे पर होता है, या कहें जैसा एक जैपनीज अर्बन लीजेंड स्टोरी कुशिसाकी की स्टोरीज में भी होता है। कुछ लोगों ने तो स्माइल की तुलना ग्लासगो स्माइल से भी की थी। उस लड़की की लाश बिना कपड़ों की थी। उसकी छाती और जांघ पर भी चाकू से काटने के निशान थे। पुलिस ने बॉडी के टुकड़ों को इकट्ठा किया और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अब सबसे पहले लड़की की पहचान पता करने में पुलिस जुट जाती है, लेकिन इसमें पुलिस को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। शुरुआती 1 घंटे में ही उसकी पहचान पुलिस को मिल जाती है। लाश की उंगलियों से लिए गए फिंगरप्रिंट से उसकी पहचान हुई। उसका नाम एलिजाबेथ शॉर्ट था, जिसे 1943 में नाबालिग होते हुए शराब पीने के जुर्म में पकड़ा गया था। तब लिए गए उसके उंगलियों के निशान से ये निशान मैच हो गए थे। उस लाश के पास और कुछ भी नहीं मिला था, इसलिए अब एलिजाबेथ की कुंडली खंगालनी शुरू की गई। एलिजाबेथ शॉर्ट का जन्म 29 जुलाई 1924 को बोस्टन में हुआ था। उसके पिता का नाम क्लियो एल्विन शॉर्ट था और उसकी मां का नाम फोबी शॉर्ट था। एलिजाबेथ 5 बहनों में तीसरे नंबर की थी। उनके पिता पोलो ग्राउंड में काम करते थे। 1930 में हुई स्टॉक मार्केट क्रैश में जब उनका पैसा डूबा तो कुछ टाइम बाद ही वो घर छोड़कर चले गए। तब माँ ने ही छोटी मोटी नौकरी करके सभी बच्चों को पाला। अब तक उन्होंने पिता को मरा हुआ ही मान लिया था। पर अचानक कुछ सालों बाद उनका एक खत मिला, जिसमें उन्होंने बताया कि वो कैलिफोर्निया में ज़िंदगी बिता रहे हैं।
15 साल की होने पर एलिजाबेथ भी अपने पिता के पास कैलिफोर्निया पहुंच गई। कुछ समय तक वो पिता के साथ ही रही, पर वो बहुत ही आज़ाद ख्यालात की थी और पिता को उसके रहन सहन का तरीका पसंद नहीं था। वो उसे बात बात पर टोकते थे, इसलिए वो पिता से अलग होकर रहने लगी। उसने अमेरिकन एयरफोर्स बेस एक्सचेंज में भी कुछ समय के लिए नौकरी की, जहां उसकी मुलाकात एयरफोर्स ऑफिसर मेजर मैथ्यू माइकल गॉर्डन से हुई। उन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन एक दुर्घटना में गॉर्डन की मृत्यु हो गई। इसके बाद एलिजाबेथ ने एयरफोर्स की नौकरी भी छोड़ दी। अब एलिजाबेथ आज़ाद थी। उसने एक होटल में वेट्रेस की जॉब शुरू की। अब तक उसके कई दोस्त बन चुके थे। वो काम करती और दोस्तों के साथ घूमती फिरती और पार्टीज करती थी। उसके बहुत से बॉयफ्रेंड्स थे। उनके साथ घूमना, रात बिताना उसे पसंद था। कम उम्र में ही शराब पीने की वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा था। कुछ लोगों का तो ये भी कहना था कि एलिजाबेथ कॉल गर्ल के पेशे से जुड़ी थी। उसके आज़ाद ख्यालात की वजह से ही लोगों की ऐसी राय बनी थी, क्योंकि बाद में की गई जांच में ये सब गलत पाया गया। पुलिस ने उसके सभी फ्रेंड से पूछताछ की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। एलिजाबेथ एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। अपनी खूबसूरती के लिए उसे हमेशा लोगों से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे। एलिजाबेथ की भी दिली तमन्ना थी कि वो हॉलीवुड की फिल्मों में काम करे, उसका नाम हो और उसे एक पहचान मिले। इसके लिए वो कोशिश भी कर रही थी। जब भी उसे मौका मिलता वो ऑडिशंस भी देती रहती थी। लेकिन अब इस खूबसूरत एक्ट्रेस की मिस्टीरियस और ब्रूटल मर्डर में मीडिया को अच्छी खासी दिलचस्पी होने लगी। उसकी ज़िंदगी से जुड़े किस्सों को मिर्च मसाला लगाकर मीडिया में फैलाया जाने लगा, जैसे एलिजाबेथ को मारने से पहले उसे बहुत टॉर्चर किया गया था, या उसे जैक द रिपर जैसे सीरियल किलर ने मारा है। सभी न्यूज़पेपर्स रोज़ नई नई कहानियां बताने की होड़ में लगे थे। धीरे धीरे एलिजाबेथ शॉट और उसकी खूबसूरती के चर्चे हर जगह होने लगे थे। उसी दौरान एलिजाबेथ की एक ब्लैक ड्रेस में फ़ोटो मीडिया में बहुत पॉपुलर हुई। उस खूबसूरत तस्वीर की वजह से ही मीडिया ने उसे ब्लैक डहलिया का नाम दिया। 1946 में ब्लू डहलिया नाम से एक मूवी आई थी। उसमें एक पति अपनी बेवफा पत्नी का मर्डर कर देता है। उसी से प्रेरित होकर एलिजाबेथ को ब्लैक डहलिया नाम दिया गया। एलिजाबेथ फिल्मों में काम करना चाहती थी। जीते जी तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उसकी मौत ने उसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया, और वो भी इस नए नाम ब्लैक डहलिया के नाम से। बाद में ये केस भी अमेरिका और दुनिया भर के क्राइम इतिहास में एलिजाबेथ शॉट की क्रूर हत्या को ब्लैक डहलिया मर्डर केस के नाम से ही जाना जाता है। पुलिस ने उसके हत्यारे की तलाश में बहुत हाथ पैर मारे, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। FBI को भी इस जांच में शामिल किया गया, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। FBI ने उसके सभी बॉयफ्रेंड्स, फ्रेंड्स, रिश्तेदारों से बार बार पूछताछ की। जिस होटल में वो काम करती थी वहाँ के स्टाफ से भी पूछताछ की गई। वो जहाँ रहती थी और जहाँ से उसकी लाश मिली वहाँ आसपास के रेडियस में लोगों से पूछताछ हुई, पर कहीं भी कोई क्लू या कोई आई विटनेस नहीं मिला जिसने किसी को लाश फेंकते देखा हो। कुछ दिनों बाद शॉट का हैंडबैग, जूते और कुछ सामान थैले में भरे हुए एक नाले से बरामद हुए, और इस पर भी कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं थे। जांच में पुलिस ने पाया कि 15 जनवरी को लाश मिलने से 6 दिन पहले 9 जनवरी को एलिजाबेथ को आखिरी बार अपने दोस्त रॉबर्ट मैनली के साथ देखा गया था। मैनली ने पूछताछ में बताया कि 9 जनवरी को उसने एलिजाबेथ को बिल्टमोर होटल में छोड़ा था, जहां से शॉट को अपनी बहन से मिलने जाना था। इस बात की पुष्टि बिल्टमोर होटल के कर्मचारियों ने भी की, जिन्होंने उसे होटल लॉबी टेलीफोन इस्तेमाल करते हुए देखा था, लेकिन उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। तब से ही वो लापता थी। इसके बाद 15 जनवरी को उसकी लाश 2 टुकड़ों में कटी हुई लीमट पार्क में मिली थी। कुछ लोगों ने बाद में इस कहानी में ये भी जोड़ा कि मरने से पहले एलिजाबेथ सिसिल होटल में भी रुकी थी। उसके बाद ही उसका मर्डर हुआ है। सिसिल होटल वैसे ही अपने रहस्यमयी डरावने इतिहास की वजह से बदनाम था, जहां गैंगस्टर, सीरियल किलर्स और कॉल गर्ल्स का आना जाना लगा रहता था। लेकिन बाद में जांच अधिकारियों ने इस बात को भी अफवाह बताया। उनका कहना था कि इस केस को सिर्फ मिस्टीरियस बनाने के लिए ही सिसिल होटल का नाम इससे जोड़ा गया है। सिसिल होटल और एलिसा लैम की मौत की रहस्यमयी कहानी हमारे चैनल पर है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जिस तरीके से एलिजाबेथ की बॉडी को काटा गया था, ऐसे बॉडी को परफेक्टली अलग कोई मेडिकल प्रोफेशनल ही कर सकता है। 1930 में ये टेक्निक सामने आई थी, जिसमें शरीर को रीढ़ की हड्डी से अलग करके 2 भागों में आधा आधा काटा जा सकता है। इस टेक्निक को हेमोक्रोपेरेक्टोमी टेक्निक कहते हैं। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए FBI ने आसपास के डॉक्टर्स और मेडिकल फील्ड के लोगों से पूछताछ शुरू की। यहाँ पास की ही यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया
मेडिकल स्कूल के लोगों से भी पूछताछ हुई। यहाँ पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स और कॉलेज से जुड़े सभी मेडिकल फील्ड के लोगों की जांच हुई कि कहीं कहीं इनमें से किसी का एलिजाबेथ से कोई कनेक्शन तो नहीं है, पर यहाँ भी पुलिस को कुछ नहीं मिला। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, मीडिया वाले इस केस को और भी सनसनीखेज बनाने में लगे हुए थे। FBI के शामिल होने के बाद भी केस का सॉल्व ना होना इसे और चर्चित कर रहा था। अब ये एक हाई प्रोफाइल केस बन गया था। तब के सिटी काउंसलर ने शॉट के हत्यारे की जानकारी पुलिस को देने वाले को $10,000 के इनाम की घोषणा भी की थी। इस बीच कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट के पास अचानक लोग पहुंचने लगे, सब अपनी अपनी कहानी लेकर। हर एक अपनी कहानी सुनाता और कहता कि ब्लैक डहलिया को उसने मारा है। सबके पास अपने अपने रीजंस थे। कोई कहता उसने प्यार में धोखा दिया, किसी ने कहा पैसों के लिए ब्लैकमेल किया, किसी का कहना था कि वो शराब पीकर बदतमीजी कर रही थी। ऐसी कई बातें ये लोग कह रहे थे और खुद को ब्लैक डहलिया का कातिल बता रहे थे। जब पहला व्यक्ति पुलिस स्टेशन पहुंचा था तो पुलिस को लगा कि ये केस सॉल्व हो गया, लेकिन जांच में पाया गया कि वो झूठ बोल रहा है और उसका कत्ल से कोई लेना देना नहीं है। फिर जब और भी लोग पहुंचने लगे तो पुलिस अलर्ट हो गई। ये सभी मर्द थे, अपनी अपनी कहानी बताकर सब यही कहते कि मैंने ही ब्लैक डहलिया को मारा है, पर पुलिस जांच में सभी फेक निकले, सबकी कहानियां झूठी निकली। पुलिस हैरान थी कि सभी खुद को कातिल बता रहे थे। दरअसल मीडिया में इस केस की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि सभी उससे जुड़ना चाहते थे। मीडिया में लगातार इस केस की अपडेट छप रही थी, रोज नई नई थ्योरी पेश की जा रही थी। इसलिए कुछ लोग सिर्फ इस लालच में कि उनका नाम और तस्वीर अखबार में छप जाए, इसीलिए पुलिस के पास पहुंच गए थे। एलिजाबेथ जैसी खूबसूरत और बिंदास लड़की से वो अपना नाम जोड़ना चाहते थे। एलिजाबेथ जो हॉलीवुड में काम करके नाम और शोहरत पाना चाहती थी, उसके मरने के बाद जैसे हर कोई उससे जुड़ना चाहता था। उस शुरुआती दौर में 60 के करीब लोग पुलिस के पास खुद को कातिल बताते हुए पहुंचे थे, पर सभी फेक निकले। जनवरी के आखिरी हफ्ते में लॉस एंजलिस के एक न्यूज़पेपर ऑफिस में एक गुमनाम फ़ोन कॉल आया। फ़ोन करने वाले ने कहा कि पुलिस बेकार ही हाथ पैर मार रही है, ब्लैक डहलिया का कत्ल मैंने किया है। फ़ोन पर यह बात सुनकर सबको यही लगा कि ये भी कोई पब्लिसिटी का भूखा शख्स है और वो भी बाकी लोगों की तरह ही नाम कमाना चाहता है। पर उस शख्स ने कहा कि मेरे पास सबूत हैं, जल्दी ही आपको एक कुरियर मिलेगा जिससे साबित हो जाएगा कि कत्ल मैंने ही किए हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। अगले ही दिन न्यूज़पेपर ऑफिस में कुरियर आया। इसमें एलिजाबेथ का काफ़ी पर्सनल सामान था, जैसे उसका बर्थ सर्टिफिकेट, वेटर्स कार्ड, एड्रेस बुक और कुछ तस्वीरें भी थी। इसमें पुलिस के नाम एक खत भी था जिसमें लिखा था कि अभी तक पुलिस मुझे पकड़ नहीं पाई है, अब मैं खुद अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की सोच रहा हूँ, इसलिए मुझे पकड़ने या ढूंढने की कोशिश ना करें। इसके बाद एक दो कुरियर और भी आए, इनमें भी एलिजाबेथ का कुछ पर्सनल सामान था। पुलिस ने उस कुरियर कंपनी से भी पता लगाने की कोशिश की, फिंगरप्रिंट या कंपनी से कुरियर भेजने वाले का कुछ पता चल सके, पर कुछ भी हासिल नहीं हो सका और ये कुरियर भी आने बंद हो गए। पुलिस के लिए ये सबसे क्लोज सस्पेक्ट था, क्योंकि एलिजाबेथ का पर्सनल सामान किसी करीबी के पास ही हो सकता था, पर स्कॉलर का भी कुछ पता नहीं चल पाया। साल दर साल बीतते रहे। 1947 के बाद लगभग 50 साल बीत गए। इन 50 सालों में अलग अलग समय पर करीब 500 लोगों ने ब्लैक डहलिया को मारने का दावा पेश किया। अजीब बात यह थी कि इनमें से कुछ वो लोग थे जिनका जन्म भी 1947 में नहीं हुआ था। ऐसे में कई लोगों पर पुलिस और जांच एजेंसी को गुमराह करने का मामला भी दर्ज किया गया। 1999 में अचानक इस केस में एक नया मोड़ आया। दरअसल इस केस से जुड़े एक डिटेक्टिव स्टीव होडेल जो अब रिटायर हो चुके थे। 1999 में उनके पिता जॉर्ज होडेल की मौत हुई तो स्टीव अपने पिता का सामान देख रहे थे। तब उस सामान में उन्हें एलिजाबेथ की कुछ तस्वीरें मिली। इस बारे में पता करने पर उनकी बहन ने बताया कि उसने एक बार अपने पिता को ऐसा कहते हुए सुना था कि अब मुझ पर कोई शक नहीं कर सकता, अब कोई फ़ायदा नहीं, कौन शक करेगा कि मैंने उसे मारा था। बहन की बात सुनकर डिटेक्टिव स्टीव दोबारा से इस जांच में लग गए। डिटेक्टिव को जो भी सबूत मिले उन्हें इकट्ठा करके उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में जमा करवा दिए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो सकी क्योंकि इनमें कोई भी पुख्ता सबूत नहीं था। स्टीव होडेल द्वारा दिए गए सबूतों को पुलिस ने जांच में काफ़ी नहीं माना, जैसे उन तस्वीरों का शॉट की तस्वीरों से मैच ना होना और किलर द्वारा भेजे गए लेटर की हैंडराइटिंग का जॉर्ज की हैंडराइटिंग से मैच ना होना। एलिजाबेथ की कुछ तस्वीरें और बहन के बयान के अलावा सिर्फ एक बात जॉर्ज होडेल को संदेह के घेरे में लाती थी
कि वो एक डॉक्टर भी थे। एलिजाबेथ की हत्या में भी किसी मेडिकल प्रोफेशनल का हाथ होने की पुष्टि हुई थी, लेकिन एलिजाबेथ का कत्ल जॉर्ज होडल ने ही किया था, इसका कोई ठोस सबूत नहीं था। बाद में डिटेक्टिव स्टीव होडल ने इस केस पर एक किताब भी लिखी, जिसमें उसने अपने पिता को ही ब्लैक डहलिया का कातिल बताया था। ये किताब काफ़ी पॉपुलर हुई, पर इसमें भी कत्ल से रिश्ता जोड़ने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं था। इतने सालों में पुलिस को कातिल तो नहीं मिला, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इस मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट माना गया। आज इस मर्डर को 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये सवाल वैसा ही बना हुआ है कि एलिजाबेथ का कातिल कौन था, जिसका आज तक पता नहीं चल सका। मरने के बाद एलिजाबेथ को मिली शोहरत से सभी जुड़ना चाहते थे। इस कहानी पर फिल्में बनी, सीरियल बने और किताबें भी लिखी गईं, और सभी को ब्लैक डहलिया के नाम की शोहरत का फ़ायदा भी मिला। एलिजाबेथ शॉर्ट की हत्या को अमेरिकी इतिहास में सबसे क्रूर और अनसुलझे अपराधों में से एक माना जाता है, और ये केस आज भी यूं ही अनसुलझा है। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।